हे गाइस व्हाट्स अप। वेलकम टू माय चैनल एंड सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी ये चैनल जो है ये लॉकडाउन और ये पैंडमिक जो हुआ कोरोना इसकी देन है। बिकॉज़ इस टाइम पे ही मुझे लगा कि जो लोग छोटे छोटे शहरों से आते हैं या मे भी हमारे बड़े शहरों में भी जो रहते हैं और जो लोग कोचिंग जाते हैं उनके लिए लाइफ काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाली है। बिकॉज़ नहीं जा सकते वो इतना जितना फ्रीक्वेंटली एंड जितना इजीली अभी कोचिंग जाते थे अगले कुछ महीनों तक तो ये पॉसिबल नहीं है। एंड बिकॉज ऑफ दिस मैंने ये सोचा कि इट्स बेटर कि अगर मेरे पास थोड़ा भी नॉलेज है या मैं थोड़ी भी उस पोजीशन में हूँ जहाँ मैं लोगों को सपोर्ट कर सकती हूँ किसी भी तरीके से, तो वाई नॉट, है ना। इसलिए मैंने ये चैनल बनाया है। मेजरली मैं इसको एमपीपीएससी में डील करूँगी बिकॉज इस साल स्पेसिफिकली ये साल मैं एमपीपीएससी पर ही फोकस कर रही हूँ इंस्टीड ऑफ यूपीएससी। ये साल मैं यूपीएससी मैंने ड्रॉप किया हुआ है। तो क्योंकि मैं एमपीपीएससी पढ़ रही हूँ तो मैं आपको भी पढ़ा सकती हूँ। एंड बिकॉज आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, राइट, तो मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ इसलिए मैं चाहूँगी कि आप लोग अपने कमेंट्स से या कमेंट्स वगैरह करें या जो भी मेरे अंदर जो कमियां हैं गलतियां हैं आप मुझे बिंदास बताओ जिससे कि मैं उनको सुधारूँ। सो दैट इन द प्रोसेस मैं आपको कुछ बताऊँ या सिखाऊँ उससे अच्छा है हम दोनों एक दूसरे को लाइक कुछ कुछ सिखा सकते हैं, राइट। सो इस वीडियो में, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ पेपर, ये जो हमारा एमपीपीएससी का सिलेबस है 2019 वाला। इसलिए 2019 बिकॉज अभी जो है जैसे यूपीएससी ने अपनी अक्टूबर की डेट दी हुई है प्रीलिम्स की, है ना, क्योंकि उसका प्रीलिम्स पेंडिंग था। यूपीपीएससी ने भी अपनी डेट दी हुई है अक्टूबर की प्रीलिम्स की। तो मुझे ऐसा लगता है कि भले कुछ भी एमपीपीएससी में कुछ भी केस या जो भी लटका हुआ है, अपार्ट फ्रॉम दैट ये सारी चीज़ें मुझे लगता है अक्टूबर नवंबर तक एग्ज़ाम होना चाहिए एंड वी हैव गुड 4 मंथ्स, है ना। अगर अभी से हम देखें तो हमारे पास अच्छा 4 महीने का टाइम है जिसमें से हम टोटली अगर ये सोचें तो हम 2 मंथ्स, 2 या 3 मंथ्स तो हम अपने मेंस को डेडिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर वैसे भी सिलेबस चेंज हो जाएगा, मैं आऊँगी एक वीडियो उस पर भी मैं बनाऊँगी, बट फॉर नाउ हम ये सिलेबस डिस्कस करते हैं जो एग्ज़ाम में आने वाला है, राइट। तो हमारे इसमें सबसे पहले आता है एमपीपीएससी में व्हाट डू वी से, जो है पेपर वन है, ठीक है। तो पेपर वन में हमको सबसे पहले क्या करना है, पेपर वन में हमारा सबसे पहला पार्ट है, एक मिनट सॉरी, एक्चुअली मैं यूज़ टू बिल्कुल भी नहीं हूँ ये सारी चीज़ों के लिए इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट जस्ट अ मिनट। क्यों नहीं हो रहा है, सॉरी। हाँ देखिए ये है हमारा पेपर वन, ठीक है। तो पेपर वन में सबसे पहले हमारा है हिस्ट्री एंड कल्चर। हिस्ट्री एंड कल्चर है तो इसमें हम सबसे पहले उसका जो पार्ट 1.1 है ना, जो उसका पार्ट 1.1 है हम उसमें देखने वाले हैं। जो इसका पार्ट 1.1 है तो इसमें हम देखेंगे हमारा आएगा हिस्ट्री एंड कल्चर। उसका सबसे 1.1 है उसमें आएगा वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री में जो टॉपिक्स हैं सिर्फ 7 टॉपिक्स हैं हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। और इन 7 टॉपिक्स में जैसे देखिए आप, ये है रेनेसा, रिवोल्यूशन ऑफ इंग्लैंड, फ्रेंच रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, रशियन रिवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2, ठीक है। ये हमारे सारे टॉपिक्स हैं। तो अगर हम इसके हिसाब से चलें तो आपके पास वैसे ऑलरेडी इस सब का मटेरियल होगा जो मुझे लगता है, अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, राइट। अगर आप पहले से तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप इसके लिए कोई भी एक वर्ल्ड हिस्ट्री की जो बुक है उसमें से सिर्फ और सिर्फ ये 7 टॉपिक कर लीजिए आपको। और आपको प्रॉब्लम, मुझे लगता है आपको प्रॉब्लम सिर्फ एक टॉपिक में होगी, वो है रिवोल्यूशन ऑफ इंग्लैंड, है ना। क्योंकि इसका मटेरियल जो है बहुत इजीली मिलता नहीं है और ये जो थोड़े से लाइंस में दिया हुआ है लूसेंट्स में। अच्छा, इसके साथ एक चीज़ और कि आपको लूसेंट्स जो है हमेशा अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे अपने साथ रखनी पड़ेगी। अभी तक आपने लूसेंट्स को ना मुझे लगता है सिर्फ प्री के हिसाब से पढ़ा होगा, बट ट्रस्ट में आप एक बार उस बुक को खोल के मेंस के पर्सपेक्टिव से देखो, सारे पॉइंट्स उसमें दिए हुए हैं। इनफैक्ट वर्ल्ड हिस्ट्री के भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो मैं इसके लिए वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए पूरा सिनॉप्सिस लेके आऊँगी। जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, क्या उसका बैकग्राउंड था, क्या उसके कॉजेज़ थे, उसका सिग्निफिकेंस क्या था, उससे वर्ल्ड ओवर ऑर्डर जो था, वर्ल्ड इकोनॉमी या वर्ल्ड जो था उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा था, सोसाइटी में किस तरीके से चेंजेस आए थे। तो ये सारा मैं सिनॉप्सिस के फॉर्म में लेके आऊँगी। बट ऑब्वियसली आपको कॉन्फिडेंस के लिए एक बुक पढ़नी पड़ेगी, तो मेक श्योर आप कोई भी एक बुक पढ़ें, ठीक है, जो आपके पास है वो। और अगर नहीं है तो इंटरनेट पे सीधा सीधा उठा के अगर आप लिख दोगे ना रेनेसा, पीछे से लिख देना एमपीपीएससी और आप सर्च करोगे तो आपको ऑलरेडी सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। फिर हमारा आता है इंडियन हिस्ट्री। अभी इंडियन हिस्ट्री में क्या है, इंडियन हिस्ट्री में सबसे पहले ये है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हड़प्पन सिविलाइजेशन से लेकर 10th सेंचुरी एडी तक, है ना। इसके लिए आप 6th क्लास से 8th क्लास तक की जो एनसीईआरटी है वो पढ़ लो,
क्योंकि एमपी जो है बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछता है, तो आपको इसमें पीएचडी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है। एनसीईआरटी के थ्रू आपकी ये सारी चीज़ें होती जाएंगी, और फिर उसके बाद मैं सिनॉप्सिस तो लेकर आऊँगी ही, तो आपको नोट्स मेकिंग में काफ़ी ईजी होगा, ठीक है। इसके बाद आएगा इम्पैक्ट ऑफ, सॉरी ये अपना सेकंड है, 1.3 है मुगल एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन। इसके लिए भी आपको एनसीईआरटी पढ़नी है मुगल्स के लिए, वो 6 to 8 वाली जो है उसमें ये पूरा मुगल्स वाला कवर किया हुआ है, ठीक है, मुगल वाला। उसके बाद आया हमारा 1.4 इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन इकोनॉमी एंड सोसाइटी। अब ये जो है हम मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ बढ़ गए हैं, है ना। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एक बुक आती है, स्पेक्ट्रम की बुक आती है, छोटी सी है बट वो मोटी सी भी है, मतलब मोटी है, कंटेंट बहुत सारा है, तो हमको वो पढ़नी पड़ेगी। एंड उसको मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप काट छाट करके पढ़ो, आप उसको पूरी तरीके से पूरी बुक को पढ़ लो, एक अच्छा कमांड कर लो उस पर, क्योंकि अगर आप लिटरली उस बुक पे कमांड कर लेते हो ना, तो आप समझ लो आपका वर्ल्ड हिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इनफैक्ट इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस के कुछ पॉइंट्स जो हमारे एग्ज़ाम में आते हैं वो भी उसमें दिए हुए हैं। एंड ये तो दिया हुआ है, तो ये तो आप कर ही लोगे। जैसे फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस बहुत अच्छे से दिया हुआ है उसमें, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। आप उस बुक को एक बार पढ़ो और उसमें जो मेन चीज़ें हैं आप वो हाईलाइट कर लेना। तो जब मैं आपको सिनॉप्सिस ला के दूंगी, तो आपको सिंपल सा अपने अपने जो हाईलाइट किया हुआ टेक्स्ट है उसको आप मेरी सिनॉप्सिस से क्लब करके और उसको आप पढ़ोगे तो बहुत इम्पैक्टफुल होने वाला है सच में, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर लेना। फिर जो है हमारा ये जो सारे हैं, इमरजेंस ऑफ इंडिया एज अ रिपब्लिक और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, ये सारी चीज़ें उसमें हैं। अब आती है बात एमपी की, फॉर्मेशन ऑफ एमपी। तो देखिए एमपी के लिए ना बहुत सारी बुक्स आती हैं, आप कोई एक बुक पिक कर लो, है ना। जैसे कि अरिहंत की है, पुणेकर की है, या फिर मैग्रो हिल्स की है, तो कोई भी एक बुक आप ले लोगे वो आपको बहुत हेल्प कर देगी, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे, अपना दूसरा स्लाइड जो है ये है हमारा 1.7 है इंडियन कल्चर। अब जो इंडियन कल्चर है इसके लिए वैसे तो नितिन सिंघानिया की बहुत बड़ी बुक आती है, बट मैं आपको बोलूँगी पूरी बुक पढ़ने के लिए नहीं है, क्योंकि पूरी बुक जो है वो यूपीएससी पर्सपेक्टिव से है ना। और यूपीएससी की तो तैयारी हम अभी कर नहीं रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली आप जब प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप अगर एमपीपीएससी प्रिपेयर करो तो आप टॉपिक छाट लेना। और जो ये इन्होंने बोला है कि स्पेशल रेफरेंस हमको एमपी को देना है हम जब कल्चर पढ़ेंगे, तो ये जो स्पेशल रेफरेंस है ये हम जो एक एमपी की बुक लेने वाले हैं, ठीक है। मैं आपको लिस्ट दे दूँगी बुक्स की, एक बार प्रॉपर लिख के दे दूँगी, ठीक है। तो आप अपन उससे कर लेंगे। फिर हमारा आता है ज्योग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी जो है इसमें है सेलिएंट फीचर्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। तो ये तो पूरा जो फिजिकल ज्योग्राफी है ना, ये हम इसको पढ़ लेंगे फिजिकल ज्योग्राफी को अपनी एनसीईआरटी से। 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी हैं फिजिकल एनवायरनमेंट वगैरह की, ठीक है। तो हम ये उससे पढ़ लेंगे। उसके बाद जो हमारा आता है 2.2 डेमोग्राफी ऑफ इंडिया, सेलियन फीचर्स ऑफ इंडिया, एक मिनट सॉरी। फिर हमारा आता है डेमोग्राफी ऑफ इंडिया, ये वही 11th और 12th की एनसीईआरटीज़ हैं उसमें दिया हुआ है। फिर ये जो है एमपी की ट्राइब के लिए अलग से पूछा गया है, तो ये जो हमारी एमपी की बुक है ये उससे पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। अब है 2.4, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और इसका कंटेंट इतना ईजिली अवेलेबल नहीं है जितना बाकी सारी चीज़ों का है ना। जैसे सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन, मेजर क्रॉप्स ऑफ द स्टेट तो चलो मिल जाएगा, होल्डिंग एंड क्रॉपिंग पैटर्न, तो ये ना हर बुक में बहुत अलग अलग लेवल पे दिया हुआ है, और जिससे चीज़ें ना टफ लगने लगती हैं। तो आप सीधा इसको गूगल पे डालो, एग्रो इकोलॉजी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एग्रो इकोलॉजी, व्हाट इज़ द रेलिवेंस ऑफ एग्रो इकोलॉजी टू मैन। आप इसको डायरेक्ट गूगल पे डालो और पीछे से एमपीपीएससी लिख देना, तो जितनी भी रेलिवेंट वेबसाइट्स है सारी खुल जाएंगी। एंड देन यू जस्ट जॉट डाउन द पॉइंट्स, आप लिख लो उनको, ठीक है। इसके बाद आपका जो है एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड अदर बेनिफिशियल एलिमेंट इन सॉइल एंड प्लांट्स, तो ये आप गूगल करना। मैं आपको बुक को इसलिए नहीं बता रही हूँ बिकॉज बुक्स जो है ना वो बहुत मैसअप कर देंगी, बहुत अननेसेसरी डिफिकल्ट हो जाएगा। और जब आप ई लर्निंग कर सकते हो तो क्यों नहीं, मतलब क्यों हमको बुक्स में पैसे खर्च करने हैं। और ये जो भी मैं बता रही हूँ इस सब का मटेरियल मैं आपको दूंगी, है ना। प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन, ये तो हमारा नॉर्मल इसका है, जोग्राफी वगैरह से हैं चीज़ें, तो आप ये कर लोगे। उसके बाद 2.5 फूड प्रोसेसिंग, इक्वली इंपॉर्टेंट फूड प्रोसेसिंग है। इसके लिए भी आप ये जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं ना, जैसे फूड प्रोसेसिंग, तो व्हाट इज़ फूड प्रोसेसिंग, रिलेटेड इंडस्ट्री इन इंडिया, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ फूड प्रोसेसिंग, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग, आप ये सारे पॉइंट्स जो हैं आप एक एक पॉइंट करके गूगल पे डाल देना और ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। और आप इनको लिखते जाना, बस यही आप कर लोगे एक्सरसाइज। तो अभी के 3 महीने में आपने अगर ये एक्सरसाइज कर ली ना, तो आपको आगे मेंस बहुत इजी लगने लग जाएगा, ठीक है। फिर हमारा आता है वाटर मैनेजमेंट। देखिए वाटर मैनेजमेंट के लिए भी है कि आपकी जो ज्योग्राफी की बुक है वो तो है ही, बट मैंने इसको पर्सनली जो अपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं मैंने डायरेक्ट इंटरनेट से किए हैं।
आप भी इसको वैसे कर सकते हैं, है ना। जैसे उस पर लिख दो व्हाट इज़ ग्राउंड वाटर, ठीक है। फिर ग्राउंड वाटर, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ द मतलब डेंजर क्या है, मतलब हम इतना ज़्यादा ओवर यूज़ कर रहे हैं ग्राउंड वाटर को, तो व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस, व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज़ वी आर फेसिंग इन एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर। तो ये टॉपिक्स हैं, आप इनको डायरेक्ट डायरेक्ट गूगल कर लेना, सारे मिल जाएंगे और मैं आपको मटेरियल फिर लाकर तो दे ही दूँगी। अब डिज़ास्टर एंड इट्स मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो हमें पता है डिज़ास्टर की तो मतलब 2020 तो पूरा ही डिज़ास्टर में निकल गया है, राइट। अब इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इसमें अभी जैसे हमारे यहाँ इतने फ्लड्स आए, हमारे यहाँ साइक्लोन आया था, अरेबियन सी में जो साइक्लोन आया था, तो देखो किसी को भी कुछ लॉस नहीं हुआ, ऑल्दो वो डाइवर्ट हो गया था, बट प्रिपेयर्डनेस तो रखनी पड़ती है। आपने देखा एनडीआरएफ की टीम कितना अच्छे से लगी हुई थी वहाँ पे कि कुछ भी किसी को भी हार्म ना हो, कोई कैजुअलिटी ना हो, कोई मेजर लॉसेस ना हो, एंड टचवुड वैसा ही हुआ। तो ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट 2020 के पर्सपेक्टिव में हम देखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पैंडमिक जो हुआ, डब्ल्यूएचओ ने जो कोरोना को पैंडमिक डिक्लेयर किया, ये भी तो एक तरीके का डिज़ास्टर ही हो गया ना, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमको बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैन मेड और नेचुरल डिज़ास्टर्स क्या होते हैं, स्कोप क्या है डिज़ास्टर मैनेजमेंट का, स्पेसिफिक हज़ार्ड्स और मिटिगेशन क्या क्या हैं, है ना। जैसे अभी फायर इस बार कितनी गैस लीकेजेस की बातें सुनी हमने, रशिया में रिसेंटली गैस लीकेज हो गया है, सॉरी वो ऑयल स्पिल हुआ है, रशिया में ऑयल स्पिल हो गया, हमारे असम में गैस लीकेज हो गया है ना, विजैग में हो गया था गैस लीकेज। तो ये सारे अभी बहुत, तो ये जो केस स्टडीज़ है ना हमारे यहाँ पे जो लिखे हैं कि भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है इसका केस स्टडी है, कच्छ अर्थक्वेक का केस स्टडी है। तो इसके साथ हमको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि अभी इस 2020 में हमको ऑलरेडी बहुत सारे केसेस मिल गए हैं, भले हमारे सिलेबस में नहीं है बट कहीं ना कहीं हम जानते हैं हमारे एग्ज़ाम में करंट तो आता है, और करंट से रिलेटेड तो डेफिनेटली वो सारी चीज़ें हैं, तो हमको करंट में ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, हमारा आता है पेपर 2। देखिए पेपर 2 जो है इसमें सबसे पहला जो पार्ट है वो है कॉन्स्टिट्यूशन, द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस। तो ये जो हमारा पेपर 2 का पार्ट 1 है, ये पूरा का पूरा लक्ष्मीकांत से निकल रहा है, ठीक है। अब क्योंकि ये लक्ष्मीकांत से निकल रहा है तो हमें एक चीज़ ये ध्यान देनी पड़ेगी कि लक्ष्मीकांत बहुत ज़्यादा मोटी बुक है गाइज, एंड इट्स नॉट पॉसिबल कि आपको अगर उसकी पूरे की ज़रूरत नहीं है तो पूरी पढ़नी क्यों है। इसलिए आप जो एमपीपीएससी जाना जाता है इस चीज़ के लिए वो बहुत स्ट्रेट क्वेश्चंस पूछता है, इतना ज़्यादा वैसे एनालिटिकल या फिर डीप में घुमा फिरा के नहीं पूछता है जैसे यूपीएससी पूछता है, राइट। तो आप देख लो ये जो टॉपिक्स हैं, आप पहले लक्ष्मीकांत खोलो, उसका जो इंडेक्स पोर्शन है आप उसको खोलो, जैसे सेंटर एंड स्टेट लेजिस्लेचर, सेंटर एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव, आप इनको अंडरलाइन कर लो, ठीक है। और ये उठा के पढ़ना है हमको, जुडिशरी, नेचर ऑफ इंडियन यूनियन, राइट। उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन एंड पीपल पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, आप सिर्फ यही उठा के पढ़ लो। लोकपाल, लोकायुक्त, अभी जो नई अपडेटेड आई है लक्ष्मीकांत, उसमें ये चैप्टर्स ऐड हो गए हैं ऑलरेडी, है ना। लोकपाल का, लोकायुक्त का, लोक न्यायालय का, ये सारी चीज़ें, ठीक। तो ये हम कहाँ से पढ़ रहे हैं, सारा ये पूरा लक्ष्मीकांत से पढ़ रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम मेकिंग श्योर कि हम कुछ भी एक्स्ट्रा या कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ रहे हैं जो हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है या जिसकी हमको ज़रूरत नहीं है ना। तो दिस इज़ द एक्सरसाइज विच वी ऑल हैव टू डू। इनफैक्ट मुझे भी लक्ष्मीकांत अभी एक बार पढ़नी है, क्योंकि पर्टिकुलर पॉलिटी के नोट्स मैंने बनाए नहीं है, बट जब तक मुझे आपको नोट्स देने का टाइम आएगा तो मैं डेफिनेटली बना लूँगी, एंड आई ऑल्सो मेक श्योर कि हर एक चीज़ के मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करूँ, है ना। देन हमारा इलेक्शन, ये सब उसमें से आ जाएगा, है ना। इलेक्शन है, सॉरी, ये जो अपना इलेक्शन है, देन उसके बाद कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, ये वाला टॉपिक आप गूगल कर सकते हो। वैसे जो अभी एकदम, क्योंकि हो सकता है बहुत लोगों के पास अभी इससे पहले वाली होगी, शायद 4th एडिशन होगा मोस्टली लोगों के पास, रिसेंटली अभी लक्ष्मीकांत का 5th एडिशन आया, उसमें तो ये सब ऐड कर दिया है ना। अदरवाइज़ अगर ऐड नहीं है तो आप इसको उठा के नेट से पढ़ लो, क्योंकि नेट का फ़ायदा तो हमको पूरा पूरा उठाना है अभी, है ना। फिर हमारा आ गया है ये, इधर पे है हमारा इशू एंड रोल ऑफ मीडिया। देखिए रोल ऑफ मीडिया लक्ष्मीकांत में अभी ऐड हो गया है, बट अगर हम देखें तो ये आप डायरेक्टली गूगल करोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा इसके लिए, ठीक है। फिर उसके बाद सिक्योरिटी इशूज़, अब सिक्योरिटी भी हमारे लिए अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हमने देखा है अभी कि नेपाल ने अपना मैप जो है उसमें काला पानी को अपना एरिया बताया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो हमारे एरिया को अपना एरिया अगर बता रहा है या कोई कन्फ्लिक्ट पैदा कर रहा है तो वो हमको एक्सटर्नल सिक्योरिटी का पार्टी तो हुआ ना, हमारी बॉर्डर्स पे प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। चाइना लद्दाख में जो है इंडिया की तरफ बढ़ने लग गया था, उसने अपनी मिलिट्री आर्मी व्हाट्सएवर वो सब वहाँ पे लगा ली थी, वो भी हमारी एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो गया था, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है सिक्योरिटी में व्हाट ऑल फोर्सेस आर देयर, किस मिनिस्ट्री के अंदर आती हैं, हाउ दे वर्क, कब एस्टेब्लिश हुई थी,
एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हुई थी या फिर कुछ कुछ अलग से लॉ बना था, तो ये सारी चीज़ें हम उसमें पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद हमारा आता है सोशल एंड सम इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन। ठीक, तो हाँ, तो सिक्योरिटी के लिए, सॉरी मैंने आपको बुक नहीं बताई, तो सिक्योरिटी के लिए आप कर लो ये जो विजन है, विजन के मटेरियल आता है ना, उसमें मेंस 365 आता है। ठीक है, मेंस के पहले वो अपना मटेरियल लेकर आते हैं, तो मेंस 365 जो है उसमें एक अलग से आता है सिक्योरिटी का कंटेंट मटेरियल। ठीक है, तो आप उससे सिक्योरिटी का मटेरियल पढ़ लेना। ठीक, उसके बाद हमारा है सोशल एंड सम इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन। अब ऐसे तो देखें तो लॉज पढ़ने का तरीका है कि आप बेयर एक्ट से पढ़ो, बट आपको लगता है कि इतना फीजिबल है बेयर एक्ट उठा के अभी सारी लॉज पढ़ना? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एग्जाम में इतना आना भी नहीं है ना। इतना नहीं आना तो हम क्यों लॉ पे बैठ के पीएचडी करेंगे, है ना। तो आपको सिंपल सा हर एक लॉ उठाओ, गूगल पे लिखो, उसके पीछे एमपीपीएससी जोड़ो, आपको पूरा जो भी इतनी सारी रेलिवेंट वेबसाइट आएंगी, आपको जो भी वेबसाइट लगती है कि हाँ यार ये वेबसाइट अच्छी है, तो आप वो वाली वेबसाइट को यूज़ कर लो, है ना। और उससे आप अपने नोट्स बना के रख लो। लॉज में भी ये होता है कब पास हुई है, ठीक है, इसका बैकग्राउंड क्या रहा है, फिर उसके जो मेन सेक्शंस हैं वो सेक्शंस क्या हैं, उसमें पनिशमेंट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी है। एंड देन उस पर्टिकुलर लॉ से हमारी सोसाइटी को क्या हेल्प हुई है ना, ये सारी चीज़ें हम पढ़ लेंगे इसमें। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट स्लाइड आता है सोशल सेक्टर। सोशल सेक्टर अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, बिकॉज हमने कोविड-19 के टाइम देखा है कि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क किया है, बट उतना वर्क नहीं किया है। देखो दिल्ली के अभी हम इतने केसेस पढ़ रहे हैं, दिल्ली में तो कितना सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का फेलियर हो गया है ना। अच्छा, क्योंकि वहाँ पे जो है हॉस्पिटल्स में लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। देन एजुकेशन, ये जो कोरोना है इसके चलते हमारा एजुकेशन सेक्टर कितना ज़्यादा हिट हुआ है। शायद वही एक रीज़न है जब मुझे ये आइडिया आया कि मुझे भी यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए टू हेल्प पीपल, है ना। मैं जितना हेल्प कर सकती हूँ एटलीस्ट उतना तो करूँ। तो एजुकेशन सेक्टर एम्पावरमेंट, इसमें हमने ये भी देखा कोविड-19 के टाइम ये जो लॉकडाउन हुए कि हम कितना भी विमेन एम्पावर, हमारी वुमेन अभी उस लेवल पे एम्पावर्ड नहीं है। हम घरों में ही देख रहे हैं जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है कितने ज़्यादा केसेस बढ़ गए हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, है ना। तो ये सारी चीज़ें, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है इस सिनेरियो में। तो हेल्थ सर्विसेज के लिए ये सारा जो है ये आपको मटेरियल, पूरा का पूरा मटेरियल मिल जाएगा मेंस 365 में। ठीक है, उसके बाद मेंस 365 या तो डायरेक्ट गूगल करना तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, मतलब उसके आगे तो फिर कोई और चीज़ है ही नहीं, है ना। उसके बाद अगर हम देखें माल न्यूट्रिशन, उसके कॉजेज़, उसके इफेक्ट, मतलब आप देखिए कितना डायरेक्ट टॉपिक दिया हुआ है एमपीपीएससी में। एंड ट्रस्ट कीजिए कि ये जो टॉपिक डायरेक्ट दिया है ना, क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट ही आएगा। कैसे, व्हाट इज़ माल न्यूट्रिशन, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन, ऐसे आ सकता है। व्हाट आर द कॉजेज़, व्हाट आर द इफेक्ट्स, व्हाट आर द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स टू मेक, व्हाट आर द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स फॉर सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। ठीक है, ये सारे, तो ये मेंस 365 विजन का मटेरियल तो है ही, आप उसको रिफ़र कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसको डायरेक्ट इंटरनेट पे भी लिखोगे तो आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यही है, देखो अभी इन द फील्ड ऑफ इम्यूनोलॉजी। अब ये इम्यूनोलॉजी तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको पता है। अगर हम सिर्फ मध्य प्रदेश की भी बात करने बैठेंगे ना, तो मध्य प्रदेश में जो है जीवन अमृत योजना जिसके चलते जो है मध्य प्रदेश सरकार ने वो बांटे हैं, अपने त्रिकूट चूर्ण बांटे हैं। तो इम्यूनिटी के लिए, इम्यूनाइजेशन, फैमिली हेल्थ के लिए, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ेस के लिए, उनकी रेमेडीज़ के लिए। तो ये सारा मटेरियल जो है ना, ये आप मेंस 365 से पढ़ेंगे। ठीक है, टॉपिक लिखेंगे, पीछे से लिखेंगे मेंस 365, आपके पास पीडीएफ आ जाएगा, आप उससे पढ़ेंगे। वाइटल स्टैटिस्टिक्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, डेथ रेट क्या है, बर्थ रेट क्या है, इस टाइप की चीज़ें, है ना। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या है, तो इसकी डेफिनेशन और एक्चुअल स्टेटस जो इंडिया में है वो, और जो एमपी का है वो, इसका आप चार्ट बना लो, 3 पेज में ख़त्म हो जाएगा। कैसे चार्ट बनाओगे, आप चार्ट बनाओगे इस फॉर्म में, आपने ये चार्ट बनाया। ठीक है, अब हम सबसे पहले देख रहे हैं डेथ रेट। ठीक, तो हमने इधर लिख दिया डेथ रेट, इसकी आप इधर डेफिनेशन लिख दो। ठीक है, उसके बाद आप इधर देखोगे एमपी में क्या स्टेटस है डेथ रेट का। अभी मैं एक्चुअली उस लेवल पे सॉफ्टवेयर्स यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो उतना परफेक्शन नहीं आ रहा है, जल्दी करने लग जाऊँगी। एमपी में क्या स्टेटस है और हमारे इंडिया में क्या स्टेटस है, बस आप इधर लिख लो कि डेथ रेट की डेफिनेशन ये है, एमपी में डेथ रेट इतना है, इंडिया में इतना है। बाय द वे एमपी में सबसे ज़्यादा ये है अपना चाइल्ड डेथ रेट, है ना। इसके बाद आता है एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम में कि ये क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, ये आपको विजन का मटेरियल मिलेगा। ठीक है, आप विजन का मटेरियल कीजिए इसके लिए। फिर हमारा दूसरा है वोकेशनल, ये भी आपको विजन में मिलेगा। ठीक, फिर है एचआरडी। अब एचआरडी में आप देखोगे
ये इतने सारे लिखे हैं रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन में, एनसीईआरटी, एनआईईपीए, यूजीसी। अब इसको डायरेक्ट गूगल पे लिखो, देखो ये जो लिखे हुए हैं ना, इनमें हमको क्या पढ़ना है, ये एस्टेब्लिश कब हुए थे, इनके एस्टेब्लिशमेंट के पीछे बैकग्राउंड क्या था, अगर किसी कमेटी के रिकमेंडेशन से हुए तो उस कमेटी का नाम क्या था, ये लोग जो है किस तरीके से वर्क करते हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं इन इंस्टीट्यूशंस के, ये किस किस कॉलेज को एफिलिएट करते हैं, ठीक है। इस टाइप के पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में आएंगे, ठीक। फिर आया वेलफेयर प्रोग्राम। वेलफेयर प्रोग्राम में ये सारी जो है, अभी देखिए जो PT 365 आता है, उस टाइम पे ना सारी स्कीम्स के लिए एक अलग से मॉड्यूल आता है, राइट। तो अब आप उस टाइप का कोई एक मॉड्यूल उठाओ, उसमें ऑलरेडी बहुत अच्छे से दिया हुआ होता है कि मतलब चिल्ड्रन के लिए कौन सी है, विमेन के लिए कौन सी है, लेबर के लिए कौन सी है, इस टाइप की चीज़ें। तो आप इसको डायरेक्ट डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसको ना डायरेक्ट ही करना, ठीक है। तो सॉरी, ये बीच में थोड़ा गड़बड़ हो गया था, अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, ये सारी चीज़ें हमारी हो गई जो मैंने आपको बताई हैं इस तरीके से, ठीक है। अब जो है हम क्या करने वाले हैं, इसको आप कैसे करोगे, अब आगे आपका वेलफेयर प्रोग्राम मैंने बता दिया कि आप चिल्ड्रन के लिए कैसे कैसे लिखोगे, विमेन के लिए कैसे, चार्टिंग फॉर्म में लिखो यार, आप पता है चार्ट फॉर्म में लिखोगे ना कि ये चिल्ड्रन के लिए हैं, ये स्कीम है। नेक्स्ट में कि ये विमेन के लिए हैं, ये विमेन के लिए हैं, ये इसकी विमेन की इतनी स्कीम है। तो जब आप नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, है ना, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा ना, आपको पता है कि भाई हमारे 4 पेज में पूरा ये टॉपिक ही हमने लिख के रखा हुआ है, तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ पैनिकिंग और एनीथिंग, है ना। देन आ गया पब्लिक सर्विसेज, ये फिर से हमारा लक्ष्मीकांत का पोर्शन इधर पे आ जाएगा, ठीक है। पब्लिक एक्सपेंडिचर लक्ष्मीकांत का आ जाएगा। अब आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, देखिए इसके लिए तो ऐसे बहुत पर्टिकुलर बुक्स वैसे नहीं हैं, बट जो बुक्स हैं वो बहुत बल्कि हैं, तो कोई पॉइंट नहीं है, तो आप इनको या तो डायरेक्ट डायरेक्ट गूगल कर लो, ठीक है, या तो मेरे पास एक किसी बुक का वो है, PDF है, तो मैं आपको वो PDF दे दूँगी, ठीक है। मैं आपको जब ये थोड़े दिन में इसका PDF दे दूँगी, इसमें डायरेक्टली फिर प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशंस डिफाइंड हैं, जैसे UN एंड इट्स एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशन, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सारी बहुत अच्छे से डिफाइंड है, तो मैं आपको वो दे दूँगी, ठीक है। तो आप उससे पढ़ लीजिएगा, और फिर उसके बाद मैं सिनॉप्सिस तो ऑब्वियसली प्रोवाइड करूँगी ही, सॉरी। फिर आता है हमारा पेपर 3, ठीक है। पेपर 3 जो है इसमें साइंस एंड टेक है। साइंस एंड टेक में सबसे पहले जो साइंस आती है हमारी, इस साइंस को हमें ये समझना होगा कि ये वाली साइंस जो है हमारी सीधी सीधी लूसेंट से निकलेगी। इसके लिए आप यहाँ वहाँ मत जाना, बिकॉज कोई मतलब नहीं है यार, आप साइंस के स्टूडेंट अगर नहीं हो तो फिर आप साइंस के हो तो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी, बट अगर आप साइंस के नहीं हो तो आप बल्कि बल्कि बुक्स देखोगे ना, तो आप सिर्फ और सिर्फ है ना घबराओगे, और कुछ नहीं होगा कि यार ये अब साइंस भी पढ़नी है, इसी के लिए तो हमने 12th में साइंस छोड़ के 11th में साइंस छोड़ के कॉमर्स लिया था। मैंने भी ऐसे ही सोचा था कि क्या है यार, अब मुझे ये पढ़ना है, इसी के लिए तो मैंने ये छोड़ के अपना दूसरा सब्जेक्ट लिया था, और इस टाइप की चीज़ें है ना। तो इसके लिए हम क्या पढ़ रहे हैं, लूसेंट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ऑर्गेनिज्म टाइप ऑफ, ये भी हमारा लूसेंट से निकल रहा है। ये अपने 1.1 से 1.3 तक पूरा पूरा लूसेंट से निकलेगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर जो अपना 2 है, ठीक है, पेपर 3 का 2 पार्ट है, रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। अब इसके लिए एक अलग से बुक बता दूंगी, बट मैं आपको अपने लेवल पे सजेस्ट करूंगी कि जब आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे ना, उसके बाद ये पोर्शन करना, क्योंकि ये ईजी है, आप एक हफ्ते में इसको पढ़ लोगे, सीख लोगे, ठीक है। फिर जो ये टेक्नोलॉजी है, तो वैसे टेक्नोलॉजी देखें तो नेवर एंडिंग है, इसलिए नेवर एंडिंग है क्योंकि कितना हमेशा चलता ही तो रहता है, कुछ ना कुछ रिसर्च वर्क चल रहा है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। तो सबसे पहले इसमें हमें फोकस करना है, ये जो टॉपिक्स हैं 3.1 है, जैसे सीधा लिख दो, एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक इन सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट MPPSC, या आप लिख दो गूगल पे, ठीक है, या लिख दो इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी MPPSC। आपको पूरा चार्ट, पूरा मटेरियल, पूरा सब कुछ मिलेगा, मतलब लिटरली कुछ कुछ मटेरियल तो वहाँ पे ऐसे डले हुए हैं ना कि मुझे कुछ उसमें कट शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने सीधा उठा के चिपका दिया अपने नोट्स में कि हाँ भाई ये तो है, मेरा तैयार है, नेक्स्ट टाइम मुझे जब पढ़ना है तो मैं फिर डायरेक्टली इसको ही पढ़ने वाली हूँ। तो आप इसको वहाँ से करो। फिर आया अपना पेटेंट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये भी आप ऐसे ही कर लेना। कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियंस इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक, ये तो पूरा दिया हुआ है, मैं आप वेबसाइट का नाम तो नहीं ले सकती, बट पूरा दिया हुआ है इस तरीके से, पूरा सेम का सेम आंसर ही फ्रेम है, पता है 10-15 साइंटिस्ट लिखे हुए हैं, उनका काम लिखा हुआ है। इसमें भी ऐसा है कि एंशियंट से स्टार्ट किया हुआ है कि उस टाइम पे कैसे होता था, क्या कंट्रीब्यूशन था। आपको पता ना हमारे यहाँ चरक और इस टाइप के लोग थे जिन लोगों ने प्लास्टिक सर्जरी और ये सब इन्वेंशंस वगैरह इन पे वर्क किया है, ठीक। फिर आती है एमर्जिंग टेक्नोलॉजी। अब एमर्जिंग टेक्नोलॉजी आपको स्कोप देती है करंट से रिलेटेड चीज़ें जोड़ने का, जैसे कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, रिमोट सेंसिंग, स्पेस, GIS, GPS, ये बायो टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ों के लिए, ठीक है।
तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के लिए पहले तो आप ये डायरेक्ट डायरेक्ट टॉपिक्स डाल रहे हो, वो तो ठीक है, प्लस इसके लिए मटेरियल मैं आपको दे दूँगी, ठीक। और आप इसके लिए मेंस 365 भी प्रेफर कर सकते हो। उसके बाद आता है एनर्जी। एनर्जी के लिए मैंने डायरेक्ट गूगल करके लिखा है, इसमें मैं किसी भी बुक के पास नहीं गई थी कि मतलब कोई बुक मैंने प्रेफर नहीं किया, मैंने डायरेक्ट डायरेक्ट गूगल करे थे ये टॉपिक्स, ठीक। तो आप भी उसको वैसे करो। फिर है एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब एनवायरनमेंट एक इस टाइप का टॉपिक है कि एमपीपीएससी एक तो इसको पूछती है, काफ़ी पूछती है। एट द सेम टाइम हमको पढ़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 2020 से पहले 2020 ने जो पैंडमिक की बात की है, उससे पहले हम एनवायरनमेंट की ही सबसे ज़्यादा बात कर रहे थे, राइट। तो एनवायरनमेंट के लिए वैसे आती है शंकर आईएएस की बुक, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि शंकर आईएएस आपको पूरी नहीं पढ़नी है, बहुत बड़ी बुक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं, आपको वही पढ़ना है जो आपके टॉपिक्स आपको इसमें दिए हुए हैं। जैसे एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन ये क्या होता है, कैसे होता है, इससे हमको इफेक्ट क्या होते हैं, और इसकी रेमेडीज़ क्या हैं, क्या करें हम जिससे एनवायरनमेंट सही हो जाए, है ना। और ऐसा क्या हुआ है एनवायरनमेंट में जिसको हम बोल रहे हैं कि वो डिग्रेड हो गया, ये सारी चीज़ें, राइट। इसके बाद हमारा ये एनवायरनमेंट जो मैंने आपको बताया ना, ये सारे इसी से आने वाले हैं, ठीक है। अब जैसे ई वेस्ट मैनेजमेंट टॉपिक है, तो आपको समझना होगा कि जो ये सब है ना, ये डायरेक्ट गूगल पे करने से ज़्यादा अच्छे से मिलेंगे। फिर इस सब के बाद हमारा आता है इंडियन इकोलॉजी। इंडियन इकोलॉजी के लिए एक बुक आती है रमेश सिंह की, आप वो पढ़ लो, ठीक है। उसमें से भी आप ये देख लो कि सिर्फ आपको ये जो टॉपिक्स दे रखे हैं ना, बस आपको यही टॉपिक्स पढ़ने हैं वहाँ से, ऐसा नहीं है कि पूरी बुक उठा के पढ़ो, बड़ी बड़ी बुक्स है, क्यों पढ़नी यार, इतनी बड़ी बुक्स है ना। और फिर अगर हम एमपी की बात करें, तो एमपी के लिए जो मैंने आपको बुक्स बताई हैं, उनमें से जो आप बुक लोगे उस किसी भी एक बुक में से आप लिख लो, जैसे कॉजेज ऑफ लो इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्या कॉजेज हैं एमपी में लो इंडस्ट्रियलाइजेशन के, तो आप वो कर लेना, ठीक है, सिंपल हो जाएगा। आता है हमारा पेपर 4। पेपर 4 इज़ ऑल अबाउट एथिक्स, ठीक है, एथिक्स से रिलेटेड है ये। आपको एज एन इंडिविजुअल जज करने के लिए रखा गया है पेपर, कि आपका माइंडसेट क्या है, आप कैसे हो, आपको उस पोजीशन में जब आप आओगे, आप कलेक्टर बनोगे या कमिश्नर बनोगे या जो भी बनोगे, तो आपके ऊपर जब वो चीज़ें आएंगी, वो वर्क प्रेशर आएगा, तो आप उनको कैसे डील करोगे, किस तरीके से टैकल करोगे, है ना। तो इसमें ये सारा चीज़ है, तो इसमें है ह्यूमन। अब आपको एथिक्स के लिए ना पूरा पूरा का पूरा एथिक्स के लिए एक तो बुक आती है जी सुब्बा राव की, ठीक है, तो ये बुक बहुत अच्छी है। बट अगर आपको ये बुक नहीं पढ़नी है तो मैं तो बोलूँगी आप तो विजन का मटेरियल पढ़ लो सीधा सीधा उठा के, क्योंकि इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं करने के लिए, ठीक है। करप्शन टाइप्स, कॉजेज ऑफ करप्शन, इफेक्ट्स ऑफ करप्शन, वैसे देखा जाए ना तो ये सारे एकदम डायरेक्ट गूगल पे मिल जाते हैं, बट कई लोग हो सकता है गूगल में कंफर्टेबल ना हो। तो अगर ऐसा आपको लगता है कि आप गूगल में कंफर्टेबल नहीं है, तो आप विजन का मेंस 365 का जो मटेरियल आता है आप वो पढ़ लेना, ठीक है। मेंस 365 का मटेरियल पढ़ लेना आप, तो आपका ये पोर्शन कवर हो जाएगा, ओके। देन हमारा इधर पे फिर यही है, सारे टॉपिक हैं, एप्टीट्यूड है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, करप्शन है, केस स्टडी। फिर केस स्टडी की बात आती है, तो अब ये वो वाली केस स्टडी नहीं है जो वहाँ पर थी डिज़ास्टर, ये वो केस स्टडी है कि भाई जैसे कि सपोज़ करो मुंबई है, मुंबई में जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रहा होगा उस टाइम पे रहे होंगे, ठीक है। तो उनके ऊपर क्या प्रेशर था कि भाई अगर आ रहा है तो उनको एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे क्या क्या करना है ना। जब अगर सुनामी आ रही है इधर से, और इधर पे जो लोगों के घर बने हुए हैं, ठीक है, तो अब इनको, सॉरी यार घर तो गड़बड़ हो गया, बट ठीक है आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो इन लोगों के लिए सेफ्टी के लिए क्या करेंगे, तो वो सेफ्टी के लिए, या फिर जो यहाँ पे जो बोर्ड्स लगी हुई हैं, ठीक है, तो ये बोर्ड्स हैं, अब इनको हटाना है यहाँ से, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे है कि भाई आपको कोई केस है कि इतने बजे कल सुनामी आनी है, तो यू हैव टू बी लाइक रियली प्रो, कि आप इस सुनामी को बिल्कुल इसका इम्पैक्ट यहाँ पड़ने ही ना दें, इस तरीके से। तो ये इस टाइप की केस स्टडी होंगी। या फिर कुछ करप्शन लेवल पे होंगी कि कोई पॉलिटिशियंस आए हैं और आपको कोई काम करना है, बट आपको वो प्रेशर दे रहे हैं, प्लस एट द सेम टाइम वो इनडायरेक्टली आपको है ना पैसे का भी लालच दे रहे हैं कि हाँ हम आपको पैसे भी देने वाले हैं। तो हाउ यू विल रिएक्ट टू द सिचुएशन, ठीक है, इसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसके लिए मैं आपको वही बोलूँगी कि आप विजन का मटेरियल उठा लो, ठीक है, पूरा फुल मटेरियल होगा उसका, तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपको करने के लिए, ठीक, ये हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे। ओके, सो थैंक यू गाइस फॉर बीइंग पेशेंट विद मी, मतलब आपने इतना अच्छे से सुना। एंड एट द सेम टाइम मैं बोलूँगी आपको, मैं एक अलग से वीडियो ला दूँगी, प्लीज़ पैनिक मत करना। जो नोट्स मेकिंग के लिए है, मैं आपको अलग से एक वीडियो ले आऊँगी नोट्स मेकिंग के लिए, ठीक है। बट मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी, बिकॉज मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, हो सकता है बीच में मैंने कुछ गलतियाँ की हूँ, तो प्लीज़ बेयर विथ मी, थोड़े टाइम में मैं भी प्रोफेशनल तो नहीं बट थोड़ी सी परफेक्ट हो जाऊँगी। एंड एट द सेम टाइम आप लोगों के व्यू पॉइंट बहुत मैटर करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कैसा था, क्या कमियां थी। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू
रेटिफाई देम। एंड आपको हाँ, और एट द सेम टाइम आपको क्या मटेरियल चाहिए, आप किस पे क्लासेस देखना चाहते हो, या फिर क्या आपका वीक एरिया है जिस पे आपको चाहिए कि मैं आपको उसमें हेल्प करूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इंस्टाग्राम का भी मैं आपको दे दूँगी, मैं उस पर भी कुछ कुछ पोस्ट करती रहती हूँ, मेरा पर्सनल नहीं, ऑब्वियसली इसी का कलेक्टर साहब चैनल का। तो उस पर मैं हाँ डेली करंट अफेयर्स पोस्ट करती हूँ, जो ऑब्वियसली मैं यहाँ पोस्ट नहीं कर सकती, एक्स्ट्रा मेहनत हो जाएगी। और तो मैं वहाँ पे डेली करंट अफेयर्स पोस्ट करती हूँ, मॉर्निंग में 9 बजे करीब पोस्ट कर देती हूँ, ठीक है। और एट द सेम टाइम थोड़ा मैप वर्क पे भी मैं वहाँ काम करती हूँ, तो आप इंस्टाग्राम का मैं आपको हैंडल दे दूँगी, तो आप वहाँ पे आ जाइएगा, वहाँ से आप डेली वो सब चीज़ें कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।